जीडीआर, एडीआर और आईडीआर बहुत से टीचर्स सिर्फ जो बुक में लिखा हुआ है ना आप लोगों के वही पढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। बहुत से लोगों को इनका मतलब ही नहीं पता है, जस्ट बुकिश लैंग्वेज आपको बता दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ट्रस्ट मी, यूट्यूब पे मैंने अभी तक एक भी ऐसी वीडियो नहीं देखी है जो आज मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, आज मैं जिस तरीके से जीडीआर, एडीआर और आईडीआर आपको बताऊंगा, शायद ही यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। मैंने जितनी देखी है मुझे नहीं मिला, मे भी जो मैंने ना देखी हो उनमें हो, यानी 99% चांस है कि जिस तरीके से मैं आज आपको जीडीआर, आईडीआर पढ़ाऊंगा कोई नहीं बता पाएगा। हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शुरुआत हम लोग करेंगे रिटेन्ड अर्निंग से। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बात कर लिया, आप लोग यहां जाकर देख लेना, आई बटन पे लिंक आ गया होगा। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग वैसा अर्निंग होता है जो एक कंपनी डिविडेंड और टैक्स काटने के बाद संभाल के रखता है। रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट बोलो, वैसा प्रॉफिट होता है जो एक कंपनी डिविडेंड और टैक्सेस बांटने के बाद एक जगह पे संभाल के रखता है कि अगर आगे चल के भविष्य में कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी और कोई पैसा ना दे रहा हो तो हम इस रिटेन्ड अर्निंग से, हम इस रिजर्व से अपना पैसा निकालेंगे और कंपनी में लगाएंगे। समझ गए? देखो लिखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसको बांटा ही नहीं गया। कब? आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। ध्यान देने वाली बात, डिविडेंड और टैक्सेस पे करने की बात हो रही है, पहले की नहीं। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंपनीज, कि जब हमको कुछ एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस या फिर हमको अपने कंपनी को ग्रो करना है, हमको कुछ रिसर्च करना है, तो उस टाइम पे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि शेयर होल्डर्स का पैसा। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। चलिए फीचर्स पे आते हैं। पहला फीचर, कुशन फॉर सिक्योरिटी, कुशन ऑफ सिक्योरिटी। कुशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब रिटेन्ड अर्निंग एक तरीके से कुशन की तरह एक्ट करता है। व्हाट इज मीन बाय कुशन? कुशन की तरह एक्ट कहने का मतलब जब आपको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है, जैसे कि आपका कंपनी में कुछ सपोज कीजिए डाउन साइड एरिया आ रहा है, आपका कंपनी जो है वो थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है या फिर परफॉर्मेंस उसका गिरते जा रहा है, बट यू नीड फंड, आपको फंड चाहिए, तभी आप अपने कंपनी के परफॉर्मेंस को दोबारा से ग्रो कर पाओगे। लेकिन आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को गिरता हुआ देख कोई भी आप में पैसा लगाना नहीं चाहता है, तो उस टाइम पे आपका कौन सा पैसा काम आएगा? जो आपने संभाल के रखा था। हम लोग रिटेन्ड अर्निंग संभाल के रखते ही इसलिए हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगा। दूसरा, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट। फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि आप जब कुछ नया सोचिएगा, आप जब कुछ नया करने का सोचिएगा, आप चाहिएगा कि हम इनोवेशन ले आए या फिर हम एक नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करें, तो इट मीन्स कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अभी सोच रहे हैं कि कुछ इनोवेशन लाएंगे या कुछ नया करेंगे, हो सकता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, या फिर जितना भी पैसा आपने रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाया था हो सकता है वो डूब जाए। तो आप शेयर होल्डर का तो पैसा लगाओगे नहीं उस चीज़ पे, या आप लोन लेके तो लगाओगे नहीं उस चीज़ पे, तो आप क्या करोगे? रिटेन्ड अर्निंग का पैसा इस्तेमाल करोगे ना। अरे रिटेन्ड अर्निंग ऐसा अर्निंग होता है जो आप संभाल के रख दिए कि चलो काम आएगा, तो इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट या फिर रिसर्च डेवलपमेंट पे लगा दो। क्या पता है कि आपका रिसर्च डेवलपमेंट काम कर जाए और ये प्रोडक्ट जो आपने रिसर्च करके नया प्रोडक्ट बनाया है वो लोगों को पसंद आए, तब आप फिर शेयर होल्डर का पैसा लगाओ, क्योंकि एक बेस बन चुका है, लोग उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप शेयर होल्डर का डायरेक्ट पैसा लगा रहे हो रिसर्च डेवलपमेंट पे और काम हुआ ही नहीं, तो फिर आपका कंपनी का नाम डूबेगा, फंड डूबेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। तीसरा, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग से आपको मीडियम टर्म के लिए भी फाइनेंस मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ये बताने वाली बात नहीं, अपना ही घर का पैसा है, अपना ही पास है। छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लगाना चाहते हो कम समय के लिए लगा लो, ज़्यादा समय के लिए लगाना है ज़्यादा समय के लिए लगा लो। चौथा, कन्वर्जन इनटू ऑनरशिप फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कन्वर्जन इनटू ऑनरशिप फंड मतलब हम अपने रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर रहे हैं? ऑनरशिप फंड में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। नहीं समझ में आया सर, दोबारा बोलते हैं। ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ना, हम इतना पैसा कमा चुके हैं, मेरा कंपनी इतना पैसा कमा चुका है कि बहुत ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग हो गया है, इतना रिटेन्ड अर्निंग का ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बोनस शेयर इशू कर देंगे। हम क्या कर देंगे? बोनस शेयर को इशू कर देंगे।
सर बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब होता है कि सपोज करिए आपके पास, सपोज करिए ना आपके पास 10 शेयर है, लेट्स से आपके पास 10 शेयर है आईटीसी कंपनी का, ठीक है, 10 शेयर आईटीसी कंपनी का, एक शेयर लगभग 215 या 220 के बीच में ट्रेड कर रहा है, लेट्स से 215 रुपये का एक शेयर है और आपने कितना लिया है? 10 शेयर। कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग आ गया। अब कंपनी बोला इतना ज़्यादा रिटेन अर्निंग रखने का फ़ायदा नहीं है, क्या करो, शेयर होल्डर को फ्री में, शेयर होल्डर को फ्री में दे दो शेयर। तो हो सकता है कंपनी 1:1 रेशियो डिसाइड कर ले, मतलब जिनके पास एक शेयर है कंपनी उनको एक शेयर फ्री में देगी, आपको पैसा लगाने का ज़रूरत नहीं है। यानी सर सपोज कीजिए ना मेरे पास 10 शेयर था, तो यानी मेरे पास कितना रुपये का हम शेयर इन्वेस्टेड थे? 2150 रुपये, 2150। यानी सर अभी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक पे एक मिल रहा है ना, 10 शेयर और मिलेगा, हाँ बिल्कुल, तो +2150। सर ये पे करना है? नहीं, ये आपको फ्री मिला। जो रिटेन्ड अर्निंग था ना वो हम शेयर होल्डर में दे दिए। पैसा हम कैसे कमाए एज अ कंपनी? ध्यान से समझना, हम पैसा कैसे कमाए? क्योंकि मेरे पास शेयर होल्डर लोग इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर लोग पैसा लगाया, तो हम उसको क्या कर लिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देके हम चुपचाप साइड में रख लिए। लेकिन अब हमको लगता है डिविडेंड छोड़ो, डायरेक्ट नया शेयर दे दो फ्री में। तो हम यहाँ का शेयर होल्डर का पैसा जो हम रिटेन अर्निंग के लिए रखे थे उसको निकाल के क्या कर दिए, नया शेयर इशू कर दिए। यानी कि जो मेरा रिटेन अर्निंग था उसको हम कन्वर्ट कर दिए किस में, ऑनरशिप फंड में। समझ गए होगे। नेक्स्ट, मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स। ये मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स होता है। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स मतलब लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है, लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब जब कोई मदद नहीं करेगा तो ये मदद करेगा, जब कोई मदद नहीं करेगा तो ये मदद करेगा। मतलब समझना, जब आप दुनिया जहान का जगह से खोज लिए, कमर्शियल बैंक के पास चल गए, इधर से चल गए उधर से चल गए, शेयर इशू करना चाहे, कोई पैसा लगा ही नहीं रहा आपके कंपनी में, लेकिन आपको पता है कि अगर अभी, मानते हैं कंपनी डूब रहा है, लेकिन अगर अभी फंड मिल गया ना, कंपनी एकदम लीडिंग कंपनी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग से पैसा निकालोगे। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है, कोई पैसा नहीं देगा, ये देगा। लास्ट, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होगा। आपका खुद का पैसा है, आपका खुद का पैसा है, आप जब मर्जी तब लगाओ, मीडियम टर्म के लिए लगाओ, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, कन्वर्ट करो या फिर जो मर्जी करना करो, वो तो आपका पैसा है, कोई भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शायद ही यूट्यूब पे आपको इस तरीके से पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग एडीआर, जीडीआर और आईडीआर के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत से टीचर्स 11th-12th में आपको यूं ही पढ़ा देते हैं कि ये होगा वैसे होगा, बस जो बुक में लिखा है। नहीं, बुक वाला चीज़ अगर आपको रटना है तो वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर आपको समझना है इस वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ, जितना भी मिनट है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, बस देख लो, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जब तुम लोग ये वीडियो देख के बंद करेगा ना, तुम लोग ना जाने कितना स्टूडेंट से ऊपर उठ चुका होगा, तुम लोगों को खुद नहीं पता। एकदम मतलब इस लेवल का भी हम तुम लोगों को समझाने जा रहे हैं, ध्यान रखना। बहुत से लोग खाली बुक वाला पढ़ा देंगे, तो बुक वाला तो हम लिख दिए हैं जो आपके लिए कंपलसरी है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे कि जीडीआर एडीआर क्यों लाया गया। सपोज करो, ठीक है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन बनाए रखना। सपोज करो इंडिया का बहुत अच्छा कोई कंपनी है, लाइक लेट्स से रिलायंस, RIL। रिलायंस को अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा तो किस नाम से होगा, RIL से, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सपोज करो रिलायंस एक बहुत अच्छा कंपनी है और रिलायंस चाहता है जैसे कि इंडियन इन्वेस्टर जो है ना उसके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस चाहता है कि बाहर के लोग भी उसके कंपनी में इन्वेस्ट करें। FII का बात नहीं कर रहे हैं, रिलायंस चाहता है बाहर के लोग, इंडिविजुअल्स उसके कंपनी में आके इन्वेस्ट करें। लेकिन बाहर का लोग बोलता है तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम, रिलायंस हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, वो बहुत गड़बड़ वाला चीज़ है, बहुत वॉलेटिलिटी होता है उसमें। मतलब आए दिन कोई ना कोई, आए दिन कुछ ना कुछ फ्रॉड, कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, बहुत दिक्कत है, हम तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आके तुमको हम इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, तो रिलायंस पूछा फिर इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन। हाँ, एक सॉल्यूशन निकला कि कंपनी इंडिया का रहेगा रिलायंस, लेकिन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। जैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन रिलायंस क्या सोच रहा है कि हम सीधा लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, फॉरेनर स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट।
रिलायंस लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। अब वहाँ के लंदन के जो लोग हैं या यूरोप साइड के जो लोग हैं वो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं खरीद रहे रिलायंस का शेयर, वो लोग लंदन स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं। इसी को कहा जाता है GDR। समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक चीज़ और बताते हैं, रिलायंस का शेयर इंडिया में आज जब ये वीडियो शूट हो रहा है, जिस दिन शूट हुआ है उसी दिन अपलोड होगा, इंडिया में रिलायंस का शेयर चल रहा है 2518 रुपये, यानी 2518 रुपीज़। बट याद रखना, ये जो भी बाहर में GDR ADR होता है वो डॉलर्स पे चलता है। देखो, अगर आप लोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज सर्च करोगे रिलायंस का, लंदन स्टॉक एक्सचेंज सर्च करके रिलायंस का शेयर सर्च करना, $68.83 आएंगे, जिनको अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 5086 रुपीज़ आएगा। मतलब देखो, इंडिया में रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है? सिर्फ 2500 का। लेकिन लंदन में रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है? 5000 रुपये का। इट मीन्स कि वहाँ पर इंडिया में तो बहुत सारा ये क्या कहते हैं, फ्रॉड होता है, बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, लेकिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वो सब नहीं चलता है। तो सर ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि वहाँ के लोग किस मेंटालिटी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी आपका कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इंडिया में भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ के लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है। राइट, समझ में आ गया होगा आप लोग को अभी तक। चलो अब बुक वाला पे आ जाते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि ग्लोबल मार्केट पे लिस्ट होगा, हम आपको बता दिए। GDR कहाँ होता है? यूरोपियन मार्केट साइड। GDR सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको? यूरोपियन मार्केट साइड, यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। गूगल पे जाओ, लिखो लंदन स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस शेयर प्राइस और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज रिलायंस शेयर प्राइस, बहुत डिफरेंस मिलेगा आप लोग को। GDR हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। हम लोग जो भी शेयर खरीदते हैं वो डिपॉजिटरी के पास होता है, तो रिलायंस डायरेक्ट अपना शेयर लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करा सकता है। ये गलत होगा, क्योंकि कंपनी इंडिया का है। तो रिलायंस क्या करता है? एक इंटरनेशनल बैंक को दे देता है, जो कि किसकी तरह एक्ट करता है? डिपॉजिटरी की तरह। फिर ये इंटरनेशनल बैंक जो लोग खरीद बेच रहे हैं उनके नाम पर होता है। ठीक है, शेयर्स। नेक्स्ट, कंपनी इशूज डिविडेंड नोटिसेस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा टू बैंक ओनली। जैसे यहाँ पर अगर डिविडेंड देगा रिलायंस या एनुअल रिपोर्ट लेके आएगा या कोई भी एक नोटिस वगैरह उसको देना होगा, तो वो सभी शेयर होल्डर्स के, इंडिया में सभी शेयर होल्डर्स के मेल कर देगा, जीमेल पे मेल कर देगा कि भैया हम डिविडेंड दे रहे हैं, नोटिस है, रिपोर्ट है, पढ़ लो। लेकिन अगर आप GDR या ADR पे हो तो आपको ये काम करने का जरूरत नहीं है। सीधा आप जिसको दिए थे इंटरनेशनल बैंक को, उसी को आप नोटिस दे दो, वो आगे सर्कुलेट करते रहेगा। नेक्स्ट, जो भी GDR होल्ड कर रहे होंगे या ADR होल्ड कर रहे होंगे उनको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। मतलब इंडिया के लोग ही, रिलायंस में क्या डिसीजन लिया जाएगा वही इंडियन शेयर होल्डर संभालेंगे, बाहर के लोग, फॉरेनर्स लोग डिसीजन में पार्ट नहीं लेंगे। हाँ, शेयर मिलेगा लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस शेयर्स इज इन डॉलर्स। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा वो डॉलर में होगा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज सर्च करो रिलायंस, तुमको 68.83, अगर वीडियो देखने में तुरंत सर्च करो तो लगभग इतना अमाउंट मिलेगा, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 5000, बट इंडिया में 2500। देखो है ना, डॉलर में ही तो है। नेक्स्ट, वाज इंट्रोड्यूस बाय सिटी बैंक इन 1990। GDR का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? सिटी बैंक। कब लाया था? 1990 में। लास्ट, जैसे कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, बता चुके हैं, जैसे कि यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। सर ये सेम क्या लिखे हैं? सेम नहीं, सेम का मतलब बराबर। ये भी ग्लोबल मार्केट पे लिस्ट होगा। GDR हेल्ड बाय इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल बैंक कॉल्ड डिपॉजिटरी। बस यहाँ GDR की जगह ADR कर दिया, बाकी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी कंपनी को अगर डिविडेंड वगैरह इशू वगैरह करना है तो वो सिर्फ इंटरनेशनल बैंक को बताएगा, पर्सनल बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी ADR में भी वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। जो भी कैपिटल, सेम पॉइंट है ये भी, कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा वो डॉलर्स में होगा। और ये फ़र्क क्या है यहाँ पर? ये फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, दैट इज़ यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। ये भी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज ही है, बट ये यूरोपियन है और ये क्या है? US है। US में US स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस आते हैं ADR और GDR में, ADR में ज़्यादा एक्सपेंस होता है एज कंपेरिजन टू GDR, क्योंकि US स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। एकदम आपके दिमाग में छप गया होगा, एकदम आपके दिमाग में इमेजिनेशन चल रहा होगा कि क्या हुआ, फॉरेनर्स लोग इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बहुत यहाँ झोल झमेला होता है, बहुत यहाँ फ्रॉड होता है। फॉरेनर्स लोग ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो फॉरेनर लोग बोले भैया आप एक काम करो, आप लिस्ट हो जाओ हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे और हम आपके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। तो रिलायंस GDR पे लिस्टेड है, ADR का हमको आइडिया नहीं है, लेकिन रिलायंस ADR पे लिस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लिस्टेड है? GDR पे। और ये इंडिया का पहला कंपनी है,
जो GDR पे अपने आप को क्या किया, लिस्ट किया। एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आप लोग को एकदम कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ग्लोबल मार्केट क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे हो कि मेरे पास इतना जानकारी कैसे है। तो हम पिछले 1.5-2 साल से शेयर मार्केट में हैं, हम ट्रेडर है, एक तरीके से ट्रेड भी करते हैं हम शेयर्स को, तो इसीलिए हमको इतना जानकारी है। अगर आपको इसके बारे में सीखना है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है, प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फॉर श्योर हम उस पर भी वीडियो बनाना शुरू करेंगे, राइट। चलो, GDR ADR बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, मज़ा आ गया, ठीक है। IDR बच रहा है, वो समझो, फिर ख़त्म। चलो, GDR ADR समझ में आ गया होगा। IDR बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है। GDR और ADR में क्या होता था, इंडियन कंपनी बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट होती थी। अब इंडिया बोलता है कि सिर्फ तुम्ही को हमारे कंट्री पे भरोसा नहीं है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, हमको तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, तुम आओ और मेरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाओ, तुम आओ मेरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाओ, तब हम तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। IDR इज ऑल्सो लाइक GDR एक्सेप्ट दैट इट इज इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। IDR भी किसके बराबर होता है, GDR के बराबर, लेकिन ये इंडियन सिटीजन्स के लिए इशू किया जाता है। इट इज इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सरकार कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे आना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री एंड नॉट प्रोहिबिटेड टू लिस्ट सिक्योरिटीज बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। इशूइंग कंपनी जो है ना, मतलब जो कंपनी इशू हो रहा है, सपोज करो ना एक्स लिमिटेड जो है वो इंडिया से बाहर का कंपनी है, लेकिन वो इंडिया में आके अपने आप को लिस्ट करना चाहता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर एक्स लिमिटेड को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे आना है, सबसे पहली बात, तुम जिस देश से आ रहे हो ना उस देश पे तुम्हारा लिस्टेड होना चाहिए। सपोज करो ये लंदन से आ रहा है, क्या लंदन में लिस्टेड है? हाँ ठीक है। क्या लंदन वाला लोग इसको रोका नहीं ना है बाबू कि तुम किसी और देश में जाके लिस्ट नहीं होना चाहते हो? नहीं रोका। चलो फिर ठीक है, दोनों ठीक है, लिस्ट हो सकता है। पहला क्राइटेरिया खत्म। दूसरा क्राइटेरिया, पहला फिर से बोल देते हैं, तुम जहाँ से आए हो पहली बात तो वहाँ पे लिस्टेड रहो। दूसरी बात, वहाँ वाला लोग तुमको रोकना नहीं चाहिए कि तुम दूसरे कंट्री में लिस्ट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इट हैज़ टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन 3 ईयर्स कंटिन्यूसली। टेंजिबल एसेट होना चाहिए। टेंजिबल एसेट का मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं। टेंजिबल एसेट मतलब ऐसा एसेट जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? टेंजिबल एसेट। कितना होना चाहिए? कम से कम 3 करोड़। कितने साल तक? 3 साल तक लगातार। सर गुडविल है, चलेगा? नहीं, गुडविल टेंजिबल नहीं है। दिख रहा है कहीं पे गुडविल? नहीं, गुडविल दिखता नहीं है। ऐसा एसेट जिसको हम लोग छू या देख सकते हैं। लास्ट, इट मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ ₹1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग ईयर, इन ईच प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। कम से कम 1 करोड़ रुपया, डॉलर का हम बात नहीं कर रहे, 1 करोड़ रुपया तुम्हारा नेटवर्थ होना चाहिए इन ईच प्रीसीडिंग ईयर। सर 3 साल मिला के चलेगा? यहाँ तो 3 साल लिखा है। नहीं, हर साल तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना ऐसा किसी कंपनी का जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ हो। ये रहा बाबू। तुम लोग बोलेगा हम मना कर देंगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये पहला एक ऐसा फर्स्ट कंपनी, ग्लोबल कंपनी था जो कि इशू के लिए क्या किया, इंडिया में इशू होने के लिए फाइल किया कि भैया हम IDR के थ्रू इंडिया में आना चाहते हैं। आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझा, एकदम इमेजिनेशन आ रहा होगा दिमाग में, अरे हाँ ये हुआ वो हुआ। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दो। वैसे तुम लोग भूल जाते हो, तुम लोग का मन होता है लाइक करने का बट भूल जाते हो, कोई इशू नहीं है, अभी याद दिला दिए। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हाँ, अगर आगे वाला वीडियो देखना है दैट इज बोरोड फंड का, अगर आपको वीडियो देखना है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो, और अगर शुरू से ही चैप्टर देखना है तो स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाय।